कितनी मोहब्बत है। भाग 33। मीरा ने निधि से वादा किया कि वो उसके भाई से शादी करेगी। अपनी दोस्त के लिए निधि बहुत खुश थी। पुलिस अपने काम में लगी हुई थी। उन्होंने मीरा की बताई जगह से उसका बैग और वो खत भी बरामद कर लिया। अक्षत फोन लेकर बाहर आया, देखा सोमित जीजू का फोन था। हेलो अक्षत, कहाँ हो तुम? कब से फोन कर रहा हूँ। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ मीरा कैसी है, ठीक है ना वो? हाँ जीजू, मीरा ठीक है, अभी घर में है। थैंक गॉड वो ठीक है, वरना तुम्हारा गुस्सा देखकर तो हम लोग डर गए थे। सॉरी जीजू। अरे कोई बात नहीं, समझ सकता हूँ। जिससे हम प्यार करते हैं उसे अगर जरा सी भी खरोच आए तो कितनी तकलीफ हो जाती है हमें। पता नहीं जीजू, लेकिन मीरा को दर्द में नहीं देख सकता। वापस कब आ रहे हो? देखो अक्षत, तुम्हारे एंट्रेंस के एग्जाम नजदीक है, ऐसे में तुम्हारा आना बहुत जरूरी है। जीजू, मीरा के साथ जो कुछ हो रहा है एक बार उसके बारे में पता लगा लूं। तुम पागल हो गए हो अक्षत, 1 हफ्ते बाद तुम्हारे एग्जाम है और तुम अपना सपना, अपना करियर सब भूल रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम मीरा के लिए फिक्र मत करो, पर जिस तरह से मैंने यहाँ तुम्हें मेहनत करते देखा है, मैं जानता हूँ कि तुम्हें इसकी कितनी जरूरत है। जीजू, मैं जब तक पता नहीं लगा लेता चैन से नहीं बैठूंगा। अक्षत। जीजू प्लीज, आप नहीं जानते मीरा के साथ क्या क्या हुआ है। यहाँ कौन है उसका ख्याल रखने वाला? अगर उसके साथ कुछ गलत हो जाता तो मैं कैसे समझाऊं आपको कि उसे उसे इस वक्त मेरी जरूरत है। और तुम्हारी जरूरतों का क्या? पहली बार जीजू ने थोड़ा सा सख्त होकर कहा। मीरा ही मेरी पहली और आखिरी जरूरत है, कहकर अक्षत ने फोन काट दिया। सोमित के पास खड़ी तनु ने कहा, क्या कहा उसने? आ रहा है ना वो? नहीं तनु, ना समझी कर रहा है तुम्हारा आशु। मैं मानता हूँ इस वक्त उसे मीरा की परवाह है, पर मीरा का ध्यान रखने वाले बहुत लोग हैं वहाँ। वापस ना आकर वो ये मौका गवा देगा। आप चिंता मत कीजिए, मैं उससे बात करती हूँ। नहीं तनु, इस वक्त वो किसी की नहीं सुनेगा। पर क्यों? मेरी सुनेगा, मैं समझाऊंगी उसे। तुम समझ नहीं रही, इस वक्त वो मीरा के प्यार में है और प्यार में पड़े हुए इंसान को कुछ सही गलत समझ नहीं आता। उसके लिए मीरा से इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। और अगर मीरा ही उसे यहाँ आने के लिए कहे तब हो सकता है वो मान जाए, लेकिन उसका आना बहुत जरूरी है। ये मौका बार बार नहीं मिलता है तनु। बहुत कम लोग एंट्रेंस तक पहुंच पाते हैं और वो उल्लू का पट्टा इसे ठोकर मार रहा है। आप शांत हो जाइए, मैं मीरा से बात करती हूँ, वो इस बात को जरूर समझेगी। तनु ने सोमित के कंधे पर हाथ रखकर उसे हिम्मत दी। निधि और मीरा बैठकर बातें कर ही रहे थे, तभी रघु कमरे में आया और कहा, मीरा दीदी, आपके नाम से ये खत आया है। रघु के हाथ में खत देखकर मीरा और निधि दोनों ही हैरान थी। रघु ने खत मीरा को दिया और चला गया। मीरा ने खत देखा, ये कॉलेज में मिलने वाले खतों जैसा ही था, बिना नाम पते का। मीरा ने खोला और पढ़ने लगी। प्रिय मीरा, बहुत दिनों बाद तुम्हें शायद मेरा ये खत मिला होगा। उम्मीद है तुम्हें उन सब सवालों के जवाब मिल चुके होंगे जो तुम जानना चाहती थी। वो हर सच जिससे मैंने तुम्हें दूर रखा वो तुम्हारे सामने आया होगा। तुम्हारे दादाजी की लिखी वसीयत का तुम्हें सही इस्तेमाल करना है मीरा। वो सब तुम्हारा है और तुम जैसे चाहो वैसे उन पैसों को खर्च कर सकती हो। पर मैं चाहती हूँ उस वसीयत का कुछ हिस्सा तुम अपने जैसे बच्चों के लिए खर्च करो जिन्हें अच्छी परवरिश नहीं मिली। इससे मुझे खुशी होगी। अजमेर में जो हवेली है वो भी तुम्हारी वसीयत में है और तुम्हारी है। जब तुम चाहो वहां जाकर रह सकती हो। तुम्हारे भाई बहन, रिश्तेदार और परिवार के लोग इस वक्त कहाँ होंगे ये तो मैं नहीं जानती, पर हाँ, जब भी वो आए तो उन्हें अपना लेना। ये सब करने से पहले तुम्हें अपने लिए एक सहारा ढूंढना होगा। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? हाँ मीरा, मैं तुम्हारी शादी के बारे में बात कर रही हूँ। मेरे जाने के बाद तुम्हारे लिए ये फैसला लेना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए ये फैसला लेना भी जरूरी होगा। चाहती थी ये सब काम अपने हाथों से करूं, अपनी आंखों के सामने, पर ईश्वर को ये मंजूर नहीं था। मीरा, तुम नहीं जानती कितने दुश्मन हैं तुम्हारे आसपास और मैं नहीं चाहती कि तुम उनकी नजरों में आओ। एक बार तुम्हारी शादी हो जाए उसके बाद कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
मेरी बात पर गौर करना और अपने लिए एक अच्छा जीवन साथी चुनना। तुम्हारे दादाजी ने जाने से पहले तुम्हारे लिए इतनी संपत्ति छोड़ी है कि तुम्हें जिंदगी भर काम नहीं करना पड़ेगा मीरा। लेकिन मैं चाहती हूँ फिर भी समाज में तुम्हारी एक अलग पहचान हो, जो तुमने अपने पिता के नहीं बल्कि अपने दम पर कमाई हो। एक आखिरी सच और है जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, पर वो अगले खत में, और वो खत तुम्हारे लिए मेरा आखिरी खत होगा मीरा। अपना ख्याल रखना, तुम्हारी माँ सावित्री शर्मा। खत पढ़कर मीरा मुस्कुराने लगी। निधि ने देखा तो हैरानी से कहा, क्या हुआ? किसका खत है और मुस्कुरा क्यों रही हो तुम? मीरा ने खत समेटते हुए कहा, माँ का खत है। पता है निधि, जब पहले उनके लिखे 3 खत हमने पढ़े तब उलझन में थे। आज ये खत पढ़कर पता नहीं क्यों उन्हें जवाब लिखने का मन कर रहा है। ये खत पढ़कर एक सुकून मिल रहा है। मीरा, क्या तुम्हें लगता है ये खत सच में आंटी ने ही लिखे होंगे? निधि ने शक भरे अंदाज में कहा। जिसने भी लिखे हों, पर कुछ पल के लिए हमें माँ के आसपास होने का एहसास दिला जाते हैं, मीरा ने कहा। मीरा, तुम अपनी माँ को बहुत मिस करती हो ना? निधि ने उसका हाथ अपने हाथ पर रखते हुए कहा। लेकिन एक बात बताऊं? मीरा ने कहा। हाँ, निधि ने कहा। यहाँ आने के बाद हमें कभी नहीं लगा हम अनाथ हैं। राधा आंटी ने और बाकी सब ने हमें इतना प्यार दिया कि हमें कभी माँ के ना होने का एहसास नहीं हुआ। मीरा ने प्यार से कहा। आंटी नहीं स्टूपिड, मम्मा कहो। वैसे भी जल्दी ही वो तुम्हारी सासू माँ बनने वाली है, निधि ने मीरा को छेड़ते हुए कहा। मीरा शर्मा गई और कहा, अच्छा तुम जाओ यहाँ से, हमें पढ़ने दो। तुम्हारे पेपर तो हो गए, हमारा कल का पेपर बाकी है। ऐसी हालत में पढ़ोगी, पेपर अगले साल फिर से दे देना ना, निधि ने कहा। नहीं निधि, 1 साल बर्बाद हो जाएगा, मीरा ने कहा। अच्छा ठीक है, निधि ने उठते हुए कहा। निधि, कमरे से हमारी बुक्स ला दोगी प्लीज, मीरा ने कहा। जी मैडम जी, आप कहें तो आपके मास्टर जी को भी भेज देते हैं, साथ में पढ़ा भी देंगे आपको, निधि ने छेड़ते हुए कहा तो मीरा मुस्कुरा उठी। कुछ देर बाद निधि मीरा की किताबें लेकर उसके पास आई और कमरे में रखकर चली गई। अक्षत अपने कमरे में सो रहा था। सोते सोते उसने कोई सपना देखा जिसमें कोई उसे मीरा से छीन कर ले जा रहा है। अक्षत झटके से उठकर बैठा। उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थी। अक्षत उठा और कमरे से बाहर आकर बालकनी में खड़ा हो गया। हल्की सुहावनी धूप थी। अक्षत वहां खड़े होकर सोचने लगा, आखिर कौन हो सकता है जो मीरा का दुश्मन बना हुआ है? क्यों वो मीरा को नुकसान पहुंचाना चाहता है? लेकिन अक्षत को कोई हल नहीं निकल पाया। अर्जुन अपने कमरे से बाहर आया तो अक्षत को बालकनी में खड़ा देखकर दूर से ही पूछा, तुम्हारी साइड आ सकता हूँ क्या? क्या भाई आप भी ये क्यों पूछ रहे हैं? आ सकते हो, अक्षत ने बिना पलटे ही कहा। अर्जुन उसके पास आया और कहा, मुझे लगा अब भी तुझमें वो पहले वाला एटीट्यूड होगा, मेरी साइड मत आओ वाला, सो पूछ लिया। क्या हुआ, परेशान दिख रहा है तू कुछ? समझ नहीं आ रहा कौन है जो मीरा के साथ इतनी घटिया हरकत कर सकता है, अक्षत ने कहा। तू टेंशन मत ले, मेरी कुछ देर पहले ही इंस्पेक्टर से बात हुई है। उन्हें मीरा का बैग मिल गया है, जल्दी ही वो उसे भी ढूंढ लेंगे, अर्जुन ने अक्षत के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। माँ ने बताया आपकी शादी की डेट फिक्स हो गई है, अक्षत ने पूछा। 2 हफ्ते बाद की डेट फिक्स हुई है। नीता के पापा चाहते हैं कि शादी जल्दी हो जाए ताकि वो अपनी फैमिली के साथ इंदौर छोड़कर अपने गांव जा सके, अर्जुन ने कहा। ये तो अच्छी खबर है ना भाई, भाभी जल्दी से इस घर में आ जाएगी ताकि आपको और घर को संभाल सके, अक्षत ने कहा। तेरे बिना मैं शादी नहीं करूंगा, तेरा एंट्रेंस कब है, अर्जुन ने कहा। डोंट वरी भाई, मैं वापस दिल्ली नहीं जा रहा, अक्षत ने कहा। पागल हो गया है तू, तेरे एग्जाम का क्या? हाँ, अर्जुन ने चिंतित होकर कहा। मैं मीरा को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, अक्षत ने कहा। अक्षत, पागल मत बनो, मीरा अब ठीक है और घर में है, तुम उसके लिए परेशान मत हो, हम सब हैं ना यहाँ। और फिर 1 हफ्ते की तो बात है, उसके बाद तो तुझे यहीं आना है, अर्जुन ने समझाते हुए कहा। क्या उखाड़ लिया आप सबने यहाँ होकर? अगर उसने हिम्मत नहीं दिखाई होती तो आज वो हम सबके बीच नहीं होती, और होती भी तो ना जाने किस हाल में होती।
उसके साथ कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता उसका। अब मैं 1 मिनट भी उसे अपनी नजरों से दूर नहीं होने दूंगा, अक्षत ने गुस्से से कहा। अर्जुन भी एक पल को सहम गया। वो जानता था अक्षत का गुस्सा गलत नहीं था, लेकिन बात अक्षत के करियर की थी, इसलिए उसने प्यार से कहा, हाँ मानता हूँ ये मेरी लापरवाही की वजह से हुआ, लेकिन मुझे एक मौका तो दे अपनी गलती सुधारने का। आप शादी पर ध्यान दो, मीरा का ख्याल मैं रख लूंगा, कहकर अक्षत वहां से चला गया और नीचे चला आया। दादी माँ बाहर गार्डन में बैठी धूप सेक रही थी। पास ही दादाजी बैठे थे। राधा हॉल में बैठकर कपड़े समेट रही थी और निधि टीवी देख रही थी। अक्षत चुपचाप मीरा के कमरे की ओर चला आया। धीरे से दरवाजा खोलकर अंदर आया। देखा तो मीरा सो रही थी। किताब उसके सीने पर थी, हाथों में। शायद पढ़ते पढ़ते सो गई थी वो। अक्षत उसके पास आया, किताब उसके हाथ से ली और साइड में रख दी। बेड पर रखी कंबल उसे ओढ़ाई और उसका सिर सहलाकर बाहर चला गया। शाम को अक्षत किसी काम से शुभ से मिलने चला गया। निधि के फोन पर सोमित जीजू का फोन आया। उन्होंने निधि को मीरा से बात कराने को कहा। निधि ने फोन लाकर मीरा को थमा दिया। नमस्ते जीजू, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसी हो? हम ठीक हैं। तनुदी और काव्या कैसी हैं? वो दोनों भी ठीक हैं। अच्छा मीरा सुनो। जी कहिए। तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, करोगी? हाँ जीजू बताइए। देखो मीरा, तुम तो जानती ही हो अक्षत कितना गुस्सैल और जिद्दी है। एक बार वो फैसला ले लेता है तो किसी की भी नहीं सुनता। अगले हफ्ते अक्षत का एंट्रेंस का एग्जाम है और वो इंदौर में है। ऐसे में उसकी पढ़ाई को बहुत नुकसान हो रहा है। तुम ही हो जिसकी बात वो सुनेगा। प्लीज उसे एंट्रेंस के लिए मनाओ। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि वो मान जाए। प्लीज मीरा, ये उसका सपना है और तुमसे बेहतर उसे कोई नहीं जान सकता। जीजू, हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो मान जाए। अच्छा, अर्जुन की शादी में 1 हफ्ते पहले आ रहे हैं हम लोग। हाँ जीजू, बिल्कुल आ जाइए। आप लोगों के बिना यहाँ अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा लो, तनु बात करना चाहती है। सोमित ने तनु को फोन पकड़ा दिया। हेलो दी। हेलो मीरा, अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? हम बिल्कुल ठीक हैं दी, आप बताइए। मैं ठीक हूँ मीरा, तुम बिल्कुल भी परेशान मत होना, हम सब तुम्हारे साथ हैं। जब आप सब हैं तो कैसी परेशानी? मीरा हंस पड़ी। मीरा, अक्षत के साथ तुम भी दिल्ली आ जाओ, क्या पता इसका मन लग जाए फिर। हम कैसे आ सकते हैं, हम फिर कभी आएंगे दी, मीरा ने झिझकते हुए कहा। कोई बात नहीं, मजाक कर रही हूँ। मैं तो अभी से अर्जुन की शादी के लिए पैकिंग कर रही हूँ, जल्दी आइएगा। हाँ, और तुम अपना ख्याल रखना, जब भी मन करे फोन कर लेना। जी दी, अभी हम रखते हैं। हाँ ठीक है, बाय। रात के खाने के बाद मीरा अपने कमरे में बैठकर पढ़ रही थी तो अक्षत उसके पास आया और उसके हाथ से किताब लेकर कहा, हालत देखो अपनी, पढ़ना जरूरी है इस वक्त। मीरा ने अक्षत की ओर देखा तो उसे जीजू की बात याद आ गई, लेकिन अंदर से वो भी थोड़ा डर रही थी क्योंकि अक्षत के गुस्से से वो वाकिफ थी। मीरा ने धीरे से कहा, कल हमारा लास्ट पेपर है। अच्छा, लेकिन सुबह ही तुम हॉस्पिटल से आई हो, ऐसे जागोगी तो ज्यादा बीमार हो जाओगी, अक्षत ने कहा। बैठिए, कुछ बात करनी है आपसे, मीरा ने कहा तो अक्षत उसके पास कुछ ही दूर में बैठ गया और मीरा को देखने लगा। उसका इस तरह देखना मीरा की बेचैनी बढ़ा देता था। उसने कहा, आप ऐसे देखेंगे तो हम बोल नहीं पाएंगे। अक्षत मुस्कुरा उठा और साइड में देखते हुए कहा, कहो क्या बात करनी है? आप दिल्ली वापस नहीं जा रहे? मीरा ने कहा। हाँ, जान सकते हैं क्यों? तुम्हारे साथ जो हादसा हुआ है उसके बाद मैं तुम्हें अकेला छोड़ना नहीं चाहता। वो सिर्फ एक हादसा था अक्षत जी, अब ठीक है सब, पर आप दिल्ली नहीं जाएंगे तो आपकी पढ़ाई को नुकसान होगा। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हमें पड़ता है। हम नहीं चाहते किसी भी वजह से आपका सपना पूरा होने में परेशानी आए। और तुम्हारा क्या? अक्षत ने गुस्से से मीरा को देखकर कहा। हम ठीक हैं और कमजोर नहीं हैं, हम हर परेशानी का सामना कर सकते हैं। हाँ, देख रहा हूँ वो तो मैं। तुम सबके सामने स्ट्रांग बन सकती हो, पर मेरे सामने नहीं। आपको जाना चाहिए। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। अक्षत जी, आपको जाना चाहिए। जब आप एंट्रेंस पास करेंगे तो आपसे भी ज्यादा खुशी हमें होगी। अच्छा, वो क्यों?
फिर आप 3 साल के लिए दिल्ली चले जाएंगे और हम सुकून से यहाँ रह सकेंगे। कोई बार बार गुस्सा करने वाला, परेशान करने वाला नहीं होगा ना फिर। अच्छा, ठीक है। बुरा लगा आपको? नहीं, मुझे क्यों बुरा लगेगा? अक्षत ने अपने आप को कंट्रोल करके कहा। तो फिर एक बार हमारी बात मान लीजिए ना। उसके बाद हम आपसे कभी कुछ नहीं कहेंगे, प्रॉमिस। अक्षत ने कुछ नहीं कहा और उठकर कमरे से बाहर चला गया। मीरा उदास हो गई। सोमित का कहा वो पूरा नहीं कर पाई। अक्षत वहां से ऊपर कमरे में आया और आईने के सामने खड़ा होकर सोचने लगा। क्यों चला आया ऐसे उठकर? क्या गलत कहा उसने? तुझसे कुछ मांगा? पैसा, वक्त, तोहफे? कुछ भी नहीं, है ना? सिर्फ तेरा फ्यूचर मांगा। तू दिल्ली जाता है तो इसमें मीरा को कोई फायदा नहीं है, बल्कि उसे तुझसे दूर होना पड़ेगा। ये जानते हुए भी वो तुझसे दिल्ली जाने की रिक्वेस्ट कर रही है। तेरा अच्छा सोचकर उसने ये कहा है अक्षत। शी इज वन जो तुझे समझती है और जरूरत पड़ने पर तुझे समझाती भी है। अक्षत वापस मीरा के कमरे में आया और कहा, कल जिसका एग्जाम है वो बुक्स कौन सी है? मीरा ने किताबें उठाकर अक्षत को दे दी। अक्षत ने किताबें ली और कमरे से बाहर चला गया। मीरा हैरानी से उसे देखती रही और मन ही मन कहा, क्या अजीब इंसान है, कैसे झेलेंगे हम इनको। अक्षत अपने कमरे में चला आया। सारी रात बैठकर वो उन किताबों को पढ़ता रहा। सुबह देर से उठा, नहा धोकर नीचे आया, नाश्ता किया और वापस अपने कमरे में। मीरा का एग्जाम सेंटर जाने का वक्त हुआ, लेकिन इस बार अर्जुन के साथ साथ सिविल ड्रेस में पुलिस भी उसके साथ थी। उन्हें देखकर मीरा ने विजय से कहा, अंकल ये सब? डरो मत बेटा, ये सब तुम्हारी सेफ्टी के लिए ही है। विजय ने मीरा का गाल छूकर कहा, अर्जुन मुझे पूरा यकीन है मीरा पर हमला करने वाला आज जरूर कोई बड़ी साजिश रच रहा होगा। तुम्हारी गाड़ी आगे चलेगी और हम लोग दूसरी गाड़ी से सब पर नजर रखेंगे। एंड डोंट वरी, वो जो भी है पुलिस की नजरों से बच नहीं पाएगा, इंस्पेक्टर ने कहा। इंस्पेक्टर को जो बैग बरामद हुआ था वो इंस्पेक्टर ने मीरा को दे दिया। अर्जुन मीरा को लेकर कॉलेज के लिए निकल गया। पीछे कुछ ही दूरी पर दूसरी गाड़ी थी जिसमें पुलिस थी। अर्जुन की गाड़ी कॉलेज के सामने आकर रुकी। मीरा और अर्जुन गाड़ी से उतरे। पुलिस की गाड़ी कुछ दूर पहले ही झाड़ियों में रुक गई ताकि नजर रख सके। मीरा अंदर चली गई। अर्जुन ने उसे अपना ध्यान रखने को कहा और वापस आकर गाड़ी के पास खड़ा हो गया। चलते चलते मीरा ने महसूस किया कि उसकी बगल में कोई चल रहा है। जैसे ही उसने देखा, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसकी साइड में अक्षत चल रहा था। मीरा कुछ पूछ पाती इससे पहले ही अक्षत ने उसका हाथ पकड़ा और आगे बढ़ गया। क्लास में आकर उसने टीचर से कोई बात की और उसे एक कागज पकड़ा दिया। टीचर ने परमिशन दे दी। मीरा की कुर्सी के पास एक कुर्सी और लगाई जिस पर अक्षत आकर बैठ गया। टीचर ने कॉपी और पेपर्स दिए। मीरा के हाथ में चोट लगी थी। उसका पेपर अक्षत लिख रहा था। मीरा हैरानी से बस उसे देखे जा रही थी। मीरा के अलावा क्लास में मौजूद बाकी लड़कियां भी अक्षत को देख रही थी और मन ही मन सोच रही थी, काश इतना प्यार करने वाला इंसान हमें भी मिल जाए। टीचर आराम से बैठा था। अक्षत ने एक कागज निकाला और चीटिंग करने लगा। मीरा ने देखा तो फुसफुसाते हुए कहा, ये क्या कर रहे हैं आप? शट अप, तुम्हें पास होना है ना मिस मीरा, तो चुपचाप बैठी रहो। अक्षत ने बिना किसी भाव से कहा और लिखता रहा। मीरा को हार्ट अटैक आते आते बचा, ये जानकर कि अक्षत जैसा कॉलेज का टॉपर चीटिंग कर रहा है। उसने फिर बोलना चाहा तो अक्षत ने अपने दूसरे हाथ से उसका हाथ पकड़कर चुप रहने का इशारा कर दिया। मीरा खामोश हो गई, लेकिन साइड में बैठी लड़की को दोनों का हाथ दिखाई दे रहा था और वो मुस्कुरा रही थी। मीरा जितना अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती, अक्षत की पकड़ उसके हाथ पर उतनी ही मजबूत होती जाती। अक्षत ने पेपर खत्म किया और मीरा का हाथ पकड़े पकड़े उठकर कहा, सर डन। टीचर ने अक्षत के हाथ में मीरा का हाथ देखा तो मुस्कुराने लगा। अक्षत ने देखा सब उसकी तरफ ही देख रहे हैं तो उसे हाथ का ध्यान आया और उसने मीरा का हाथ छोड़ते हुए कहा, सॉरी सर, कैन वी गो सर? हाँ, आप दोनों जा सकते हैं, टीचर ने कहा। अक्षत और मीरा उठकर क्लास के बाहर चले आए।
बाहर आकर मीरा ने अक्षत से कहा, ये सब क्या था और टीचर ने आपको पेपर करने की परमिशन कैसे दे दी? इस कॉलेज के प्रिंसिपल मेरे दोस्त के डैड हैं। उन्हें बताया कि तुम लिखने की हालत में नहीं हो, तो उन्होंने मुझे लिखने की परमिशन दे दी। पहले तो वो नहीं मान रहे थे, फिर थोड़ा झूठ बोलना पड़ा, अक्षत ने चलते हुए कहा। मीरा तेज चलकर उसके सामने आई और कहा, क्या झूठ कहा आपने? मैंने उनसे कहा, सर वो मेरी वाइफ है, दिमाग से थोड़ी बीमार है, उसे पास होना है, लेकिन फेल होने के डर से उसने टेंशन ले ली और टेंशन में चक्कर खाकर गिर गई और चोट लग गई। उन्हें मेरी स्टोरी सच लगी तो मिल गई परमिशन, अक्षत ने कहा। आपने झूठ कहा? मीरा अक्षत का ये रूप देखकर हैरान थी। सो व्हाट? तुम्हारे लिए ऐसे 100 झूठ बोल सकता हूँ मैं, अक्षत ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। तभी दूर से चपरासी ने आते हुए कहा, आपका नाम मीरा राजपूत है? जी, मीरा ने हैरानी से कहा। आपके लिए फोन है सामने ऑफिस में, कहकर चपरासी वहां से चला गया। मीरा ने घबराई हुई नजर से अक्षत की ओर देखा तो अक्षत ने पलके झपकाकर उसे आश्वस्त किया और उसके साथ चल पड़ा। ऑफिस में आकर मीरा ने फोन उठाया तो अक्षत ने उसके हाथ से फोन लेकर अपने कान में लगा लिया। दूसरी तरफ से आवाज आई, सुना है तुम बच गई हो, लेकिन कब तक? मेरी नजर हर वक्त तुम पर है मीरा, इतनी आसानी से नहीं मरने दूंगा तुम्हें। अब आगे क्या होने वाला है? वो कौन है जो मीरा को इतनी धमकियां दे रहा है या उसको मारने की कोशिश कर रहा है? दोस्तों, आने वाले एपिसोड बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हैं, तो प्लीज आप किसी भी एपिसोड को या किसी भी पार्ट को मिस मत कीजिएगा। आज का पार्ट आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलती हूँ बहुत जल्दी आपको इस कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए बाय बाय।